मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। 2 मिनट वेट करते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज। ज्वाइन कर ही लिया है ऑलमोस्ट, कोई वेटिंग में नहीं है। स्टार्ट करते हैं हम। कोई बताएगा लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? We were discussing about data encapsulation, polymorphism, data hiding. गुड। लास्ट टाइम जो था हमने कैटेगरीज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस पढ़ी थी। कैटेगरीज के अंदर हमारे पास क्या था? अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग थी, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग थी, लॉजिक ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हमने डिस्कस किया था। एक बार हल्का सा ओवरव्यू दे देते हैं, लास्ट हमने क्या क्या किया था। अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है? जो छोटा सा प्रोग्राम जो हम सिंपल लिखते हैं अपनी लैब्स के अंदर। सिंपल हमारा एक मेन प्रोग्राम होता है, मेन प्रोग्राम के अंदर ही पूरी हम कोडिंग लिखते हैं। और ये चीज़ प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, बहुत ही छोटे लेवल की होती है। ऐसे सिंपल मैंने क्या प्रोग्राम लगाया, लिखा राइट ए प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स और राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट अमंग द 3 नंबर्स। तो ये क्या है, मेरी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं उनके लिए हम अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग जो है वो परफॉर्म करते हैं। ये जो प्रोग्रामिंग होती है, ये बड़े जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए, जो लार्ज स्केल प्रोग्रामिंग होती है उनके लिए ये सूटेबल नहीं होती है। रीजन बिंग, अनस्ट्रक्चर्ड होने की वजह से हम इसको मैनेज नहीं कर पाते हैं। मैनेज इन द सेंस, हमारे पास अगर मान लो कोई बड़ी स्टेटमेंट, बड़ी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तो हम उसको अप्रोच क्या रहती है उसको इम्प्लीमेंट करने की, हम उसको स्मॉल मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं। मॉड्यूल्स को डिवाइड करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को यूनिट टेस्ट करते हैं, फिर बाकी मॉड्यूल्स के साथ उनको मर्ज करके उनकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं और लास्ट में हम कंबाइंड टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, बट अनस्ट्रक्चर्ड वे के अंदर क्या होता है, ये चीज पॉसिबल नहीं होती है। हम सिंपल क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अच्छा मुझे दोनों में ऐड करना है, तो उसको सीधा कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर क्या होता है, जो भी होता है वो हमारे मेन प्रोग्राम के अंदर होता है, हम एडिशनली कुछ भी फंक्शन का यूज नहीं करते हैं। इट इज नॉट ए गुड अप्रोच फॉर राइट ए लार्ज प्रोग्राम। ये हमने लास्ट क्लास में इसका डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। सर बच्चों को अलाउ कर दो, वो वेटिंग रूम में है। एक सेकंड। ठीक है, हाँ, तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होती है, जिसके अंदर हम पूरे टॉप डाउन अप्रोच का यूज करते हैं और कोड को एफिशिएंटली लोड करके मेमोरी को, उस जो मॉड्यूल्स हैं उनको हम क्या करते हैं फ्यूचर के अंदर रीयूज करते हैं।
तो वो हमारी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग होती है, जो अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया था कि हम अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं। मॉड्यूल्स में डिवाइड करने का रीजन क्या होता है, एक तो हम प्रिसाइजली उस जो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको हम कवर करते हैं, प्लस हम एफिशिएंटली उसका कोड लिख पाते हैं। और उसको हम, अगर मान लो मेरे पास एक कोई वो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है मेरे पास, कि मुझे एक मोबाइल डेवलप करना है। तो मोबाइल डेवलप करने के लिए मेरे पास क्या है, मैं तुमने अगर किसी ने मोबाइल को कभी रिपेयर होते हुए या फिर कोई यूट्यूब पे वीडियो देखी हो, तो मोबाइल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स है ना, वो जस्ट उसके अंदर प्लग इन है। ऐसा नहीं है कि तुम उसको वेल्डिंग लेके उसके अंदर वेल्डिंग करोगे तो वो उसके साथ जुड़ेगा, नहीं। कैमरा जो है, कैमरा जस्ट एक उसका एक सेपरेट पार्ट है, जिसको कैमरे की प्लेस पे प्लेस करके उसका जो प्लग है जो उसमें गिवन है वो मोबाइल के मदरबोर्ड पे अटैच्ड है जस्ट। ऐसे ही जो उसके अंदर स्पीकर्स हैं, जो हेडफोन के स्पीकर्स हैं या फिर कोई भी कंपोनेंट है, वो मदरबोर्ड के ऊपर जस्ट प्लग इन है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, मल्टीपल मोबाइल है। जैसे तुमने देखा होगा अभी वन प्लस की नया सीरीज लॉन्च हुई है, वन प्लस 9। तो वन प्लस 9 के अंदर वन प्लस 9 है, वन प्लस 9 प्रो है और वन प्लस 9R है। तो ये सब के अंदर क्या है, जो इनका बेसिक स्ट्रक्चर है ना, वो ऑलमोस्ट सबका सेम है। और जो कैमरा है वो भी ऑलमोस्ट सेम है। जो प्रो मॉडल है उसके अंदर कैमरे के फीचर्स थोड़े से डिफरेंट है। तो हो क्या रहा है, सेम कैमरे को वो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर, जब मान लो सेम सीरीज के हैं तो सेम कॉन्फ़िगरेशन यूज हो रही है। 8 GB रैम है, 128 GB रोम है, और जो अदर कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं, ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। जस्ट माइन्यूट सा जो डिफरेंस रहता है किसी भी दो मॉडल्स के बीच में, वैसे ही उसका प्राइस कैसे इंक्रीज कर देते हैं कि वो 8 GB रैम के साथ है तो दूसरा जो है 12 GB रैम के साथ है, 256 GB जो है उसकी इंटरनल मेमोरी है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है, रीयूजेबिलिटी का आ रहा है। तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के अंदर जो एडवांटेज रहता है वो क्या रहता है, हम क्लियरली अपने कोड को सेपरेटली मेंशन कर पाते हैं, प्लस हम अपने प्रोग्राम्स को रीयूज कर पाते हैं। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम किसी मॉड्यूल के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके अंदर एरर या फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना भी इजी होता है, डिबग करना इजी होता है, और कोड को अंडरस्टैंड करना भी इजी होता है। किस वजह से, ये स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की वजह से। फिर ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। फिर हमारे पास जो थी वो लॉजिक ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी, जिसके अंदर हम लॉजिकली जो हमारी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं और अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फिगर आउट करते हैं बाय यूजिंग इंटरफेसिंग एल्गोरिथम फ्रॉम एल्गोरिथम टू प्रोग्राम्स। क्लियर है। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है प्रोलॉग और डेटा लॉग्स जो हम यूज करते हैं। लास्ट हमने जो पढ़ा था वो हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ा था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, जिसके अंदर हम जितने भी हमारे डेटा यूनिट्स हैं या फिर जितने भी टास्क हैं उनको एंटिटीज हम ऑब्जेक्ट की फॉर्म के अंदर उसको यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो बेसिक हमारी जो चार चार कंपोनेंट थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, जो कॉन्सेप्ट थे वो हमने पढ़े थे। फर्स्ट था इनहेरिटेंस, नेक्स्ट पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन। मुझे कोई तुम में से बताएगा इन ये चारों कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म? एनीवन? मान्य अपना माइक अनम्यूट करो। सर इन इनहेरिटेंस वी एक्चुअली हम उसके ऑब्जेक्ट्स को इनहेरिट करते हैं जो हमने फंक्शन में बनाए होते हैं। हम बोल सकते हैं ऐसा। हम करते क्या है एक्चुअली, कोई भी क्लास को या किसी फंक्शन को इनहेरिट करते हैं। तो इसका मतलब जैसे हमने इसको एग्जांपल किससे रिलेट किया था, हमने ह्यूमंस के साथ। ये जो कॉन्सेप्ट आया ये ह्यूमन से आया। जैसे कि बहुत सारे प्रोग्रामिंग के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो ह्यूमन नेचर्स के या ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस के ऊपर आया। उनमें से एक ये भी है। जैसे हेरिडिटी जो होती है, पेरेंट्स से हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं। तुमने देखा होगा कुछ मतलब फादर और सन के
चलने का एक तरीका होता है, बोलने का एक तरीका होता है, तो वो क्या हेरिडिटी से कुछ आता है। कुछ लोगों के अंदर बाकी अदर प्रॉब्लम्स होती हैं, डिजीजेस होती हैं जो कि पेरेंट से बच्चों के अंदर क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। तो वो चीजें जो है इनहेरिट होते हैं। वैसे ही प्रोग्रामिंग के अंदर हम क्या करते हैं, एक मेन क्लास बनाते हैं जिसको हम पेरेंट क्लास भी बोलते हैं या फिर सुपर क्लास भी बोलते हैं। उस मेन क्लास के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करके। उसको हम क्या करते हैं, अपनी जो चाइल्ड क्लास है या फिर जो हमारी बेस क्लास है, वो चाइल्ड क्लास बोल देते हैं उसको, या फिर जो क्लास हमारी जो इनहेरिट कर रही है हमारे कोड को, उसको हम बोलते हैं सब क्लास या फिर ड्राइव्ड क्लास। तो उसके थ्रू क्या होता है, हमारा इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट होती है। हम दूसरी क्लास के जो फीचर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं बेस क्लास के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था पॉलीमॉर्फिज्म। ये कॉन्सेप्ट जो है तुम लोग अच्छे से समझ लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फ्यूचर में तुम लोग इसको आगे भी फ्रिक्वेंटली यूज करने वाले हो। तो मोस्टली आगे तुम्हारे साथ तुम्हें यही कहा जाएगा कि तुमने ये चीज पढ़ी होगी। तो उस चीज से बचने के लिए बेटर है, अगर किसी को डाउट आता है इन कॉन्सेप्ट के अंदर तो वो अभी पूछ ले। और एक एग्जांपल, अभी तो सी प्लस प्लस के अंदर सी लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनकी कोड नहीं होगा, कोड के ऊपर हम डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर कोई अपने एंड से करता है, कुछ पढ़ता है इसको, उसको कोई डाउट आता है वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, फिर हमने जो था पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा था। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, सेम नेम डिफरेंट फंक्शनैलिटी, मतलब हम एक ही नाम से मल्टीपल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। किसके बेसिस के ऊपर, रिक्वायरमेंट के बेसिस के ऊपर। फॉर एग्जांपल, मुझे कभी स्टूडेंट्स के जो है सिर्फ नेम और एनरोलमेंट नंबर चाहिए, और अगर मुझे किसी वक्त स्टूडेंट के नेम, एनरोलमेंट नंबर, फादर नेम, फादर के कॉन्टेक्ट नंबर, ये 4 इंफॉर्मेशन चाहिए। तो बट मैंने फंक्शन क्या क्रिएट किया है, मैंने फंक्शन सिर्फ एक ही क्रिएट किया है, स्टूडेंट इन्फो नाम से। तो जब भी मैं कॉल करूंगा, जो भी डेटा टाइप, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इंट टाइप डिक्लेयर किया है एनरोलमेंट नंबर के लिए, फिर कैरेक्टर टाइप स्ट्रिंग टाइप डिक्लेयर किया है नेम के लिए, फिर फादर नेम के लिए और फोन नंबर के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, जिस टाइप के वेरिएबल्स के थ्रू मैं उन्हें कॉल करूंगा वो उसी फंक्शन को कॉल करेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमारा किसका होता है, पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट होता है। फिर हमने डेटा एब्स्ट्रैक्शन पढ़ा था। डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है, इसके अंदर हम करते क्या है, जो एसेंशियल डिटेल्स होती हैं, जो मतलब किसी के काम की हैं या फिर जो हाइलाइट्स होते हैं, उनको तो हम डिस्प्ले कर देते हैं। बाकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं या फिर जो उसकी बैकबोन इम्प्लीमेंटेशन होती है उसको हम हाइड कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्या है, अब विंडोज के अंदर हम जितने भी देखते हैं हमारे पास मल्टीपल फीचर्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि हम इसे यूज करते हैं, बट विंडोज कभी बैकग्राउंड की कोडिंग तुम्हें प्रोवाइड नहीं करता है। तो वो जो कॉन्सेप्ट किसका आता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन का आता है। तुम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तुम लोग अपना कोड लिखोगे, कॉलेज के अंदर तो कोड वगैरह सबमिट हो जाते हैं, बट किसी अच्छी जगह पे तुम जाते हो और तुम अगर मान लो कोड बैटल करते हो तो वहां पर तुम कोड अपना देते हो। बट जब तुम किसी कंपनी में चले जाते हो तो कंपनी क्या करती है, कभी भी एक कंप्लीट कोड किसी एम्प्लॉय को प्रोवाइड नहीं करती है। वो क्या करते हैं, एक स्मॉल मॉड्यूल, उसका क्या हुआ, उस स्मॉल मॉड्यूल का भी बहुत ही स्मॉल थ्रेड जो होती है वो अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करती है, तो वहां से क्या करती है, उनको इम्प्लीमेंट करती है। तो वो जो कॉन्सेप्ट होता है कि एसेंशियल फीचर्स को रिप्रेजेंट करना और जो बैकग्राउंड की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, इम्प्लीमेंटेशन है, उनको हाइड करना, उसको हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर है? लास्ट आता है हमारे पास डेटा इनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं लास्ट वाले को। लास्ट आता है हमारे पास डेटा इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो किस लिए होता है, डेटा हाइडिंग का होता है। इनकैप्सुलेट वर्ड का मतलब होता है कि जितने भी डेटा यूनिट्स होती हैं, जैसे डेटा फंक्शंस है हमारे पास या फिर हमारे डेटा टाइप्स हैं, डेटा मेंबर्स हैं, उनको सिंगल यूनिट के अंदर बाइंड करना इनकैप्सुलेशन कहलाता है। फिर ये एक्चुअली टॉपिक जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको रिपीट किया है, ताकि तुम लोगों को किसी को कोई डाउट रह गया हो तो तुम लोग उसको क्लियर हो जाए तुम लोगों को। ठीक है, चलो। मेरी स्क्रीन तुम लोगों को विजिबल होगी?
Yes, sir. Yes, फिर हमारे पास क्या है, कुछ पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि बेसिक लैंग्वेज है, पास्कल लैंग्वेज है, सी है, C++ है, जावा है। हर लैंग्वेज की क्या है, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस है, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट क्या है, सिंटैक्स और कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिनको हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम सीखते जाएंगे। हमने फिलहाल क्या कर रहे हैं, हम सी पढ़ रहे हैं, बट बेसिक जो ओवरव्यू है तुम लोगों को इन चारों पांचों लैंग्वेज का मैं तुम्हें अभी देने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक लैंग्वेज की। बेसिक जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। इट इज नॉट गुड फॉर राइटिंग ए लार्ज प्रोग्राम। इनका यूज भी जो है कोई लार्ज प्रोग्राम है उसके लिए हम नहीं करते हैं। डिजाइन टू एनेबल स्टूडेंट्स इन फील्ड अदर देन साइंस एंड मैथमेटिक्स टू यूज कंप्यूटर। ये किस लिए डिजाइन की गई है, स्टूडेंट्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करना कि वो साइंस और मैथमेटिक्स की जो फील्ड्स हैं या फिर उनके अलावा कोई फील्ड्स हैं, उनके अलावा जो फील्ड्स हैं उनके अंदर कंप्यूटर का यूज कर पाए एफिशिएंटली। तो वहां पे लिए हम बेसिक प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। इट इज इजी टू लर्न, easy to use and is very powerful language that was used for wide range of applications। ये क्या है, पढ़ने में आसान है, यूटिलाइज करने में आसान है, काफी पावरफुल लैंग्वेज है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं या फिर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको इसमें लिखा गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ये है बेसिक है। हम एट प्रेजेंट जो स्टार्ट करते हैं वो बेसिक से नहीं करते हैं, हम सीधा सी या C++ से स्टार्ट करते हैं एट प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारे पास पास्कल लैंग्वेज। ये क्या है, इट एनेबल प्रोग्रामर टू डेवलप वेल स्ट्रक्चर्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम दैट वर एफिशिएंट टू इम्प्लीमेंट एंड रन। जैसे कि अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था, स्ट्रक्चर्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग पढ़ा था, कैटेगरी के अंदर हमने अनस्ट्रक्चर्ड पढ़ा था और स्ट्रक्चर्ड पढ़ा था। तो पास्कल जो क्या प्रोवाइड करती है, हमें स्ट्रक्चर्ड अप्रोच प्रोवाइड करती है, जो कि हमारे पास क्या है, हम उसको बहुत एफिशिएंटली डेवलप कर सकते हैं, कोड को मेंटेन कर सकते हैं। मेंटेन का मतलब क्या है, इनकेस तुमने अपना प्रोजेक्ट जो है वो मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया है, लॉन्च के बाद जैसे तुमने देखा होगा तुम्हारे विंडोज की क्या है अपडेट्स आते हैं, तुम्हारे मोबाइल फोन पे क्या होते हैं, तुम्हारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है तुम्हारे फोन के अंदर इंस्टॉल है, एंड्रॉइड का वर्जन या आईफोन के अंदर iOS का वर्जन। तो वो क्या करते हैं, जो तुम्हारी एग्जिस्टिंग कोड होता है, अगर मान लो उसके अंदर कोई एरर है तो उसको पैच के थ्रू क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं उस कोड को नए कोड के साथ, या फिर एडिशनल फीचर प्रोवाइड करते हैं। एडिशनल फीचर कैसे प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी टॉपिक को या फिर किसी कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया गया नया। अभी तुम लोगों ने पीछे अगर देखा हो तो YouTube के ऊपर जो वीडियोस थे उसके अंदर पहले क्या था, MP4 वीडियो या MP3 टाइप की वीडियोस जो थी अवेलेबल होती थी, ठीक है। बट अगर एट प्रेजेंट तुम देखो YouTube के ऊपर वीडियोस जो होती है वो नए फॉर्मेट के अंदर डेवलप करने मतलब डाउनलोड करने पे आती हैं वो। तो वो फॉर्मेट क्या है, MKV फॉर्मेट है। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, MP4 के अंदर MKV में क्वालिटी का डिफरेंस आ जाता है। अगर तुम MP4 साइज की कोई वीडियो MP4 फॉर्मेट के अंदर 720 पिक्सल वाली कोई मूवी को तुम डाउनलोड करोगे तो वो अराउंड तुम्हें जो उसका साइज होता है वो 1 GB के अराउंड होता है, ठीक है। बट वहीं पे अगर तुम MKV फॉर्मेट को यूज करते हो, वो सेम क्वालिटी तुम्हें मतलब कंप्रेस्ड फॉर्म के अंदर तुम्हें वो क्या करता है, सेम क्वालिटी प्रोवाइड करता है। वहीं पर जो वो मूवी 1 GB की थी, तुम्हें जो MKV फॉर्मेट के अंदर वही मूवी कितने की पड़ जाती है, 500 to 600 MB के अंदर वो मूवी जो है तुम्हें अवेलेबल हो जाती है। तो वो क्या है, एक कंप्रेशन अप्रोच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एफिशिएंटली उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, मतलब और रिफाइन किया गया है कोड को, ठीक है। फिर क्या आता है, इट कंटेन बिल्ड इन डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इसके अंदर क्या है, पास्कल के अंदर बिल्ड इन डेटा टाइप्स है। बिल्ड इन डेटा टाइप कौन से होते हैं, जैसे कि इंट, फ्लोट, कैर, ये हमारे क्या है, बिल्ड इन डेटा टाइप्स है। और ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को भी सपोर्ट करता है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कौन से होते हैं, जिनको यूजर खुद से
मेंशन करता है, मतलब डिक्लेयर करता है, डिफाइन करता है और कॉल करता है। तो वो क्या होता है, यूजर डिफाइंड होते हैं। इनके एग्जांपल क्या है, हम जैसे कि आगे चल के स्ट्रक्चर्ड और यूनियन का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर, यूनियन और और कौन सा था, एक और है डेटा टाइप, इनॉमरस डेटा टाइप जो है शायद, या तो मुझे याद आ रहा है। तो वो सब क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है। उसके अंदर क्या कहते हैं, हम स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, नेम प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर जितने भी डेटा टाइप्स हैं उसके अंदर मेंशन करते हैं। तो वो सब फीचर क्या है, पास्कल हमें प्रोवाइड करता है। ये फीचर हमें सी के अंदर भी अवेलेबल है। क्लियर है? तो ये था बेसिक हमारा पास्कल का ओवरव्यू। नेक्स्ट आता है हमारे पास सी। हम जो इसे पढ़ रहे हैं, जो अभी प्रोग्राम, जो अभी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, वो हमारी सी है। तुम्हारे सब्जेक्ट का नाम है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, उसको तुम जानते हो अभी फिलहाल के लिए। ठीक है। It considered a powerful and flexible language that can be used for a wide range of application varying from business program to the engineering. ये क्या है, सी क्या है, काफी पावरफुल लैंग्वेज है, फ्लेक्सिबल है, इसको हम वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस के अंदर यूज करते हैं, जो कि बिजनेस प्रोग्रामिंग से लेके इंजीनियरिंग के अंदर यूज की जाती है। पास्ट में जो कर्नल डेवलप किए गए हैं, यूबंटू या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इनके जो कर्नल है, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बोल रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, इनके जो कर्नल है, उनकी जो बेसिक प्रोग्रामिंग है, कोर प्रोग्रामिंग है, वो सी लैंग्वेज के अंदर की गई है। क्लियर है? तो क्या है, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी पावरफुल प्रोग्रामिंग है इसकी, सी लैंग्वेज कितनी पावरफुल है। कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम, हम जो एक बहुत ही, जिसे हम बोलते हैं एक सिस्टम प्रोग्राम जो है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि हार्डवेयर से इंटरेक्ट करके यूजर को फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, वो हमारे इस लैंग्वेज में लिखे गए हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, इट इज रिलेटिवली स्मॉल एंड रिक्वायर्ड लेस मेमोरी। ये क्या है, जो हमारी जो सी लैंग्वेज है, ये अदर कंपेयर किया जाए दूसरी लैंग्वेजेस से, उनसे क्या है, इनके अंदर जो नंबर्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं वो कम है, क्योंकि ये इनिशियल लैंग्वेज के अंदर ली जाती है। जब हमने इनिशियली डेवलप करना स्टार्ट किया था प्रोग्रामिंग के अंदर, तब इसे डेवलप किया गया था। इट रिक्वायर्ड लेस मेमोरी। लेस मेमोरी क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, 16 बिट डेटा टाइप पे यूज किया जाता था। अभी क्या है, 32 बिट का, 64 बिट का डेटा जो टाइप है, उनको यूटिलाइज किया जाता है। तो इस टाइम की जो मेमोरीज तुम जितने भी प्रोग्रामिंग देखोगे, वो जो होती हैं, वो ज्यादा मेमोरी स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं एज कम्पेयर टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, इसको मेंटेन करना क्या है, आसान है, और समझना भी आसान है। अगर तुम ये जो तुम धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ोगे, वैसे वैसे तुम्हें इसको, तुम्हारे को आइडिया लगता जाएगा। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन। इसको समझना आसान है और मेंटेन करना आसान है। इजीली पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, पोर्टेबल का मतलब सिंपल सा होता है कि हम उसको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। जैसे कि हमने क्या देखा कि पहले क्या होता थे, लैपटॉप्स होते थे, ठीक है, पहले क्या होते थे, डेस्कटॉप्स होते थे हमारे पास, फिर हमारे पास पोर्टेबल लैपटॉप्स आए। अब मान लो किसी के घर पे डेस्कटॉप लगा हुआ है, तो वो ऑफिस जाएगा तो अपना काम क्या होगा, उस सिस्टम पे रहेगा। बट अभी क्या होता है, पोर्टेबल है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने वर्क प्लेस पे अपने पर्सनल लैपटॉप को ले जा सकते हैं, वहां पर उसका काम करते हैं, तो वो क्या पोर्टेबल है। वैसे ही जब हम किसी लैंग्वेज की बात करते हैं कि लैंग्वेज पोर्टेबल है, उसका मतलब क्या है, हम उसका कोड जो है, हमने इम्प्लीमेंट किया किसी एक मशीन का, वो हम दूसरी मशीन के ऊपर ट्रांसफर करके उसको वहां पर भी एग्जीक्यूट करके रन कर सकते हैं। ठीक है, तुमने देखा होगा बहुत जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे वेब ब्राउजर जो है, एक वेब ब्राउजर क्या है, एक इंटरफेस है जो कि सर्वर एप्लीकेशंस को रन करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तब वो क्या है, एक तरह से पोर्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर मान लो हम सर्वलेट और एप्लेट्स पढ़ेंगे जिस टाइम पे, और जावा जब तुम पढ़ोगे तो उसके अंदर सर्वलेट्स और एप्लेट्स पढ़ोगे तुम। एप्लेट्स क्या होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं जो कि सिंपल जिस लोकल प्रोग्राम जो लोकल सिस्टम होता है वहां पे एग्जीक्यूट होते हैं। सर्वलेट्स क्या होते हैं, जो कि सर्वर के ऊपर रन होते हैं। ठीक है, तो वेब ब्राउजर क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल क्या है, जितने भी हमारी वेबसाइट्स हैं वो सब क्या है, एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, क्योंकि सर्वर बेस्ड एप्लीकेशंस है। तो हम क्या कर रहे हैं, उन कोड को
हम फिर से किसी एप्लीकेशंस को रन करने के लिए उनकी कोडिंग नहीं करते हैं, हम सिंपल क्या करते हैं, उन कोड्स को जो एग्जीक्यूट कर चुके हैं उनको क्या है सर्वर के ऊपर अपलोडेड है, हम जस्ट क्या करते हैं उनको एग्जीक्यूट मतलब सीधा एक्सेस करते हैं। तो वो जो फीचर क्या है, पोर्टेबिलिटी का फीचर्स है। वैसे ही हम सी के अंदर मान लो तुमने कुछ बच्चों का लास्ट टाइम भी वो आया था कि क्वेश्चन था कि सर कोड जो है वो कॉपी मतलब पोर्टेबल नहीं है, हम पेन ड्राइव के अंदर मूव नहीं कर सकते। तो ये चीज जो है तुम लोग कर सकते हो। जैसे ही तुमने मान लो sum.c नाम की एक फाइल जैसे तुमने अपने क्रिएट की होगी, तो वो .c एक्सटेंशन के साथ जो प्रोग्राम है तुम्हारा वो स्टोर हुआ होगा तुम्हारे हार्ड डिस्क के ऊपर, जिस लोकेशन के ऊपर तुमने उसे एग्जीक्यूट किया होगा। जैसे कि अगर मान लो तुमने टर्बो सी डाउनलोड किया हुआ है, तो टर्बो सी को जब तुमने इंस्टॉल किया होगा तो वो क्या है, मान लो मैं मान के चल रहा हूँ कि वो सी ड्राइव के अंदर तुम्हारा टर्बो सी जो है वो एग्जिस्ट करता है। सी ड्राइव के अंदर टर्बो सी के फोल्डर के अंदर प्रोजेक्ट नाम का एक फोल्डर होता है, जितने भी तुम कोड्स वहां लिखते हो वो सारे क्या होते हैं उस फोल्डर के अंदर सेव होते रहते हैं। तो तुम उस फोल्डर में से जितने भी प्रोग्राम सी या सी प्लस प्लस एक्सटेंशन के साथ हैं उन सबको क्या कर सकते हो, कॉपी करके किसी भी दूसरी मशीन पे जाकर वहां पे एग्जीक्यूट करके देख सकते हो, रन करके देख सकते हो। अभी क्या हो रहा है, तुम्हें कोई एक्सटर्नल फाइल नहीं मिल रही है जो कि एग्जीक्यूशन के लिए तुम्हें विजिबल हो। जब तुम कॉलेज के अंदर आओगे, कॉलेज के अंदर यूबंटू के ऊपर अगर कोई स्टूडेंट यूबंटू जो है वो इंस्टॉल है, वर्क कर रहा है, तो उसके लिए भी मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ। जी एडिट क्या है, जैसे कि हम नोटपैड होता है वैसे ही विंडोज उसके अंदर यूबंटू के अंदर जी एडिट होता है। तो तुम कंपाइलर टर्मिनल पे जाकर सिंपल Ctrl+L+T टर्मिनल ऊपर जब हो जाएगा वहां पे जाके जी एडिट स्पेस फाइल का नेम जी एडिट, जी और एडिट मतलब कंप्लीट वर्ड है ये, जी एडिट स्पेस sum.c। जैसे तुम इसे एंटर करोगे एक क्या होगा, एक विंडो ओपन होगी जिसके अंदर तुम कोडिंग कर सकते हो। कोडिंग करने के बाद क्या करना है तुम्हें, उसको सिंपल जो हमारा कोड होता है, प्रोग्राम होता है, उसको मतलब राइट करना है और उसके बाद उसको क्या करना है, तुम्हें सेव कर लेना है। सेव करोगे तो तुम्हें sum.c नाम की जो फाइल है तुम्हारे डेस्कटॉप के ऊपर वो स्टोर हो जाएगी। ठीक है, डेस्कटॉप के ऊपर स्टोर होने के बाद तुम उसे क्या कर सकते हो, उस फाइल को तुम किसी भी सिस्टम के ऊपर मूव कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के ऊपर ले जा सकते हो, तो वो पोर्टेबिलिटी होता है। क्लियर, ये तुम्हारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। फिर उसको मतलब अगर मान लो यूबंटू के लिए कोई अगर सुन रहा है या फिर जानना चाह रहा है तो उसके लिए बता दूं, जीसीसी कंपाइलर जो होता है वो हमारे यूबंटू के अंदर प्री एग्जिस्ट करता है। तो मैं एडिशनल जैसे विंडोज के अंदर हमें क्या करना पड़ रहा है, हम टर्बोसी या फिर कोई कंपाइलर को यूज कर रहे हैं, बट यूबंटू के अंदर बाय डिफॉल्ट जीसीसी कंपाइलर होता है। हम जीसीसी स्पेस -o आउटपुट फाइल का नेम, उसके बाद ABC रैंडम कुछ भी नाम हम जो देते हैं अपने ऑब्जेक्ट फाइल को, -o जो है वो ऑब्जेक्ट फाइल या फिर ऑब्जेक्ट फाइल आउटपुट फाइल के लिए हम यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ABC स्पेस फिर फाइल का नेम जिसे हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं sum.c, उसकी ऑब्जेक्ट फाइल का जो नाम है वो सेम भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल sum.c नाम की फाइल है तो तुम sum नाम की ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट कर सकते हो, और जब तुम इसे एग्जीक्यूट करोगे इन केस उसमें कोई एरर एग्जिस्ट करता है तो तुम्हें वो विजिबल हो जाएगा। अगर कोई एरर फ्री है तो क्या होगा, तुम्हारी तुम देखोगे जहां पर तुम्हारी .c एक्सटेंशन से फाइल सेव थी उसी के साथ में तुम्हारे पास sum नाम की, अगर तुमने सेम नाम का ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करी है तो वहां पे तुम्हें विजिबल होगी। वो क्या है, मशीन जो बाइट कोड के अंदर कन्वर्टेड एक मशीन कोड होता है जिसको हम डायरेक्टली एग्जीक्यूट करते हैं आउटपुट के लिए। तो हम क्या उसके लिए क्या करते हैं, डॉट/ और उस फाइल का नेम सम सेम डायरेक्टरी के अंदर, तो क्या होगा तुम्हें आउटपुट देखने को मिलता है। जबकि यहाँ पर तुम क्या करते हो, सिंपल कोड लिखते हो, उसको कंपाइल करते हो और फिर एग्जीक्यूट कर देते हो। वहां पर हमें करना होता है, 2 स्टेप करने होते हैं। पहले कोड लिखना होता है, उसे कंपाइल करते हैं, उसकी ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होती है, फिर हम ऑब्जेक्ट फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं। क्लियर, ये हम यूबंटू के अंदर परफॉर्म करते हैं इसका। ठीक है, आगे बात करते हैं। इट कंसीडर क्लोजर टू द असेंबली लैंग्वेज एज इट हैज सम लो लेवल फीचर। ये क्या है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो हमारे पास मशीन लैंग्वेज है वो असेंबली लैंग्वेज के एकदम
टाइटली बाउंडेड होती है, वैसे ही सी लैंग्वेज जो है उसे भी हम असेंबली लैंग्वेज के क्लोजली कंसीडर करते हैं। रीजन बीइंग कि कुछ लो लेवल के जो फीचर्स हैं वो सी लैंग्वेज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इट सपोर्ट सर लैंग्वेज को मेंटेन करने का क्या मतलब होता है? इजी टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन। हम यहाँ पे जो मेंटेन करने की बात कर रहे हैं वो हम प्रोग्राम को मेंटेन करने की बात कर रहे हैं। सी के अंदर जो प्रोग्राम लिखे होते हैं उनको समझना आसान होता है, उनको मेंटेन करना आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें मान लो कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अगर तुम मान लो कोई कोड लिखते हो, तुम में से काफी बच्चे हैं जो से कोड लिखते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फोटो खींचते हैं उसकी और मुझे व्हाट्सएप कर देते हैं, सर ये सही है ये गलत है। तो वो मेरे लिए क्या है, मैं उसको चलते फिरते मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मुझे उसके लिए कुछ एडिशनली लैपटॉप लेके उसको कोई कंपाइल करके या उसको कुछ कन्वर्जन करके नहीं देखना पड़ता है, मुझे बस उसका कोड को देखना पड़ता है कि हाँ इसमें सिंटैक्स का एरर तो नहीं है, कहीं पे कुछ सेमीकोलन मिस तो नहीं है। तो मेरे लिए क्या है वो इजी टू अंडरस्टैंड है। अगर उसके अंदर मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ बाद में कि तुम्हारी इस पर्टिकुलर लाइन के अंदर यहाँ पर क्या है, सिंटैक्स का एरर है, तुमने मेन से पहले रिटर्न टाइप मेंशन नहीं किया है, तुमने इंटीजर टाइप मेन डिक्लेयर किया है, लास्ट के अंदर रिटर्न 0 नहीं किया है, तो वो चेंजेस करने, तो उसको क्या करना है, मेंटेन करना इजी है। एक चीज तो मेंटेनेंस ये हो गई। नेक्स्ट मेंटेनेंस दूसरी कौन सी होती है कि जब हम कोई एप्लीकेशंस को क्या कर दिया है, हमने डेवलप कर लिया है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया है, वो मार्केट में लॉन्च हो चुका है, उसके बाद जो हम उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हैं वो भी इसी के अंदर आती है। उसके लिए करते क्या है हम कि मान लो कोई पर्टिकुलर कोड है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके क्रैश हो जाता है। तुमने देखा होगा जो वेल डेवलप्ड एप्लीकेशंस नहीं होती है, कुछ एप्स अभी तो बहुत रेयर हो गया है, बट आज से 4 या 5 साल पहले जिस टाइम पे मैंने बीटेक करी थी, उस टाइम पे एंड्रॉइड जो थी नई स्टार्ट हुआ था, ये कॉन्सेप्ट जो था प्रोग्रामिंग डेवलप करना, मतलब जो हम जनरल बच्चे लोग करना स्टार्ट करते हैं, उस टाइम पे स्टार्ट हुआ था। तो उस टाइम पे जब हम एप्लीकेशंस बनाते थे ना मोबाइल की, तो हम क्या करते थे, सिंपल सिमुलेशन जो है वो एंड्रॉइड का वो अवेलेबल है, तुम लोग चाहो तो उसे डाउनलोड करके एंड्रॉइड मॉड्यूल्स को एंड्रॉइड सूट को डाउनलोड करके उसके अंदर कोई भी डेवलप कर सकते हो। सीशा की कोडिंग या फिर जावा अगर तुम्हें आती है तो तुम उस कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है। तो हम करते क्या थे, हम सिंपल एक कोड लिखा, हमने क्या एक मोबाइल बनाई थी, फाइंड योर मोबाइल ऐप करके, उसके अंदर हम काफी सारे हमने छोटे छोटे फीचर ऐड किए थे जितने हमें समझ में आते थे उस टाइम पे। तो हम क्या करते थे, एप्लीकेशंस को कोड करते थे, सिंपल, हमारा कोई स्ट्रक्चर वगैरह नहीं था, हम सिंपल उस कोड को लिखते थे, एग्जीक्यूट करते थे, वो रन हो गया, उसको अपनी एप्लीकेशन के अंदर इम्प्लीमेंट ऐड करते थे, उसको कंपाइल करते थे, पैकेज बनाते थे एपीके और उसको इंस्टॉल कर लेते थे। अब जब हम इंस्टॉल करते थे ना तो क्या होता था, जो फीचर्स हमने उसके अंदर ऐड किया है वो तो एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, बट जब हम एक फीचर को ऐड करते थे दूसरे फीचर को स्विच करते थे, कोई एक कोडिंग से दूसरे, तो हम क्या देखते थे कि सडनली शटडाउन हो जाती है, क्रैश हो जाती है, बंद हो जाती है। तो वो क्या है, उसके अंदर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है ऐसे केसेस के अंदर। तो जब एक बार कोई एप्लीकेशन या फिर मोबाइल जो सॉफ्टवेयर जो है वो कस्टमर को डिलीवर हो जाता है, उस केसेस के अंदर हम क्या करते हैं, अपडेट्स प्रोवाइड करके उसको मेंटेन करते हैं। कुछ क्लियर हुआ? हो गया सर। यस सर। क्लास क्या है, इट सपोर्ट प्रोसीजर्स एंड मॉड्यूलराइजेशन ऑफ प्रोग्राम। मॉड्यूलराइजेशन का मतलब क्या होता है, हम अपने प्रोग्राम्स को जाते हैं मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं। मॉड्यूल्स बेसिकली कुछ नहीं है, हम अपनी बड़ी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। मान लो तुम्हें एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, सॉफ्टवेयर किस चीज के लिए, जैसे वीडियो ऑडियो वीडियो एडिटर बनाना है तुम्हें, तो ऑडियो वीडियो एडिटर के लिए आजकल क्या है, बहुत सारे फीचर्स जो है उनके अंदर आते हैं। तुम ऑडियो के साथ, तुम एक फोटो के साथ कोई भी म्यूजिक को ऐड कर सकते हो, साउंड ऐड कर सकते हो, साउंड को खुद से डेवलप कर सकते हो, उसके अंदर फीचर आता है, एडिट कर सकते हो। तो बहुत सारे फीचर्स क्या है। अब अगर मान लो तुम्हें मैं बोल दूं एक वीडियो एडिटर बना दो, तुम्हारी एट प्रेजेंट अगर मान लो किसी ने कोडिंग फर्स्ट टाइम कर रहा है, तो तुम क्या करोगे, तुम्हें जो जो समझ में आता जाएगा तुम उसकी कोडिंग करते रहोगे, बट क्या वो एफिशिएंट वे है? नहीं, क्योंकि जैसे ही तुम उसको इम्प्लीमेंट करोगे वो क्रैश हो जाएगा, फेल हो जाएगा।
तो तुम्हें करना क्या है, जितने भी मॉड्यूल्स, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सबसे पहले राइट डाउन करना है जनरल लैंग्वेज के अंदर, जिससे हम इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उनको हम स्मॉल कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जो कि फीचर्स के बेसिस के ऊपर होती है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। जैसे कि मुझे इसके अंदर सॉन्ग्स के फीचर डालने हैं, मतलब एक मीडिया फीचर प्रोवाइड करना है जो कि ऑडियो वीडियो जो कंटेंट है उनको आइडेंटिफाई कर सके मेरे हार्ड डिस्क के ऊपर। तो वो एक क्या हो जाएगा, एक फीचर हो जाएगा। एक मॉड्यूल मुझे प्रोवाइड करना है कि जो वीडियो एडिट कर सके, एक मॉड्यूल मुझे प्रोवाइड करना है ऑडियो एडिट कर सके, एक मॉड्यूल प्रोवाइड करना है जो फोटोज को एडिट कर सके। तो ये क्या हो गए, 4-5 मॉड्यूल्स हो गए। हर मॉड्यूल्स की क्या है, डिफरेंट फंक्शनैलिटीज है। तो हमें क्या करना है, इन चारों पांचों मॉड्यूल को सेपरेट कर लेना है और सेपरेट इनकी कोडिंग करनी है, और कोडिंग करने के बाद इनको कंबाइन करना है। उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। और इंटीग्रेशन के बाद जो टेस्टिंग की जाती है उसको हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलाइजेशन ऑफ प्रोग्राम। तो जो मॉड्यूलराइजेशन का जो फीचर है वो हमें क्या करती है, C++ प्रोवाइड करती है। प्रोसीजर्स क्या होते हैं, सिंपल, जैसे कि फंक्शंस होते हैं हमारे, वैसे ही हम प्रोसीजर्स होते हैं जिनको हम फॉलो करके कोई भी एक टास्क को ऐसे परफॉर्म करते हैं। क्लियर? तो ये है हमारा बेसिक ओवरव्यू सी का। नेक्स्ट आता है हमारे पास C++। इससे पहले जो है तुम लोगों की क्लास जो है ये ओवर होने वाली है। तुम लोग अटेंडेंस मार्क कर दो अपनी, और साथ में ये मीटिंग जब ओवर होगी तो रीजॉइन कर लेना, ये इसी लिंक, सेम लिंक के ऊपर। मैं तुम लोगों को स्क्रीन लिंक जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसमें अपनी अटेंडेंस मार्क कर। स्टूडेंट, चैट पे मैंने लिंक शेयर किया है तुम लोगों के साथ, अपनी